एक ऐसी लड़की जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करती है और हो जाती है किडनैप और फिर उसे बेच दिया जाता है एम्परर पैलेस में, जहां जाकर वो सुलझाती है बहुत सारी मिस्ट्रीज। तो आइए आज हम दी एपोथेकेरी डायरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम अपने पहले सीन में अपनी मेन लीड माओ माओ को देखते हैं, जिसके बाद उसके पिता उसे कहते हैं कि क्या वो कुछ दवाई वर्डिग्रीज हाउस पहुँचा देगी। यहाँ वर्डिग्रीज हाउस एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक मैडम के द्वारा चलाया जाता है। तो माओ माओ यहाँ हाँ में जवाब देकर डिलीवरी के लिए निकल ही रही होती है। तभी उसके पिता उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी शहर में किडनैपिंग के हादसे बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ हमें एक खूबसूरत सा शहर दिखाया जाता है और माओ माओ अब वर्डिग्रीज हाउस पहुँच जाती है। अब हमें देखने मिलता है कि कुछ मर्दों की लंबी लाइनें लगी हैं। एक सुंदर मिस्टर सितार बजा रही होती है। लड़कियों को लाइन से सजाया जा रहा होता है ताकि कि वो अच्छे कस्टमर बना सके। अब माओ माओ यहाँ अपने कुछ प्रयोग के बारे में समझ रही होती है। तभी एक प्रिंसेस आके माओ माओ के घाव को देखकर उसके हाल चाल के बारे में पूछती है। यहाँ वही बूढ़ी औरत जो कि वहाँ की मैडम थी, माओ माओ को उसके दरबार में शामिल होने के लिए कहती है, पर माओ माओ यह सुनते ही बिना वक्त गवाए यहाँ से निकल जाती है। भागते हुए माओ माओ एक सुनसान सी जड़ी बूटी से मैदान को देखती है और एक केमिस्ट होने के नाते खुद को रोक ही नहीं पाती। वह आकर्षित हो जाती है, मगन हो जाती है, पर तभी वहाँ मौका देखकर 3 बंदे आ जाते हैं और जिसका डर उसके पिता को था वही हो जाता है। यहाँ हमारी माओ माओ किडनैप हो जाती है। अब आगे हमें एक औरत को बच्चे को जन्म देते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि दूसरी रानी ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं। अब हमारी माओ माओ को हम पैलेस में देखते हैं। उसे अपने पिता की चिंता भी होती है। आगे हमें पता चलता है कि माओ माओ को उसके किडनैपर ने पैलेस में बेच दिया था। माओ माओ थोड़ी उदास थी क्योंकि वो केमिस्ट थी। बिना दवा दारू के उसका तो मन ही नहीं लगता था, पर वह बताती है कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे सिर्फ औरतों रानियों का ही आना जाना होता है, या तो बस किन्नर का, वो किन्नर जो कभी मर्द हुआ करते थे। हम सब सर्वेंट हैं और हमारी कोई अहमियत नहीं है। तभी एक दूसरी सर्वेंट भागते हुए माओ माओ से किसी रूम के बारे में पूछती है और माओ माओ मदद करते हुए जवाब भी देती है और वो वहाँ से चली जाती है। माओ माओ अपनी बातों को खत्म करते हुए बताती है कि यहाँ के नौकर लगभग सब अनपढ़ हैं। उसे लो रेंज मिस्ट्रेस भी बनाया जा सकता था, पर उसके लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक लुक्स और दूसरा अट्रैक्टिव बॉडी, और हमारी माओ माओ के पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आगे प्रमोशन होने का सवाल तो बिल्कुल ही नहीं है। उससे पता है कि अब उसे नौकरों वाली जिंदगी ही जीनी होगी। यहाँ वही छोटी लड़की आके माओ माओ को एक लड़के के बारे में बताती है जिसकी एक झलक देखने के लिए सब जान देते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही रानियों के बच्चे बीमार हैं और तभी अगले दिन वही छोटी बच्ची बताती है कि यहाँ एक श्राप है, इस महल में श्राप है। जब भी एम्परर की रानी बच्चे को जन्म देती है, वो करीब 3 से 4 महीने में ही वह बच्चा बीमार होने लगता है और बीमार होते होते वो दम तोड़ देता है। तो माओ माओ भी पूछती है, अच्छा वो कैसे? तो छोटी लड़की कहती है, पर इस बार तो बच्चा ही नहीं, माँ भी दोनों बीमार है। उन्हें सर दर्द है, पेट दर्द है, जी भी मचलाता है शायद। जैसे ही उसने बात खत्म की, माओ माओ चिंता में पड़ गई कि सर दर्द, पेट दर्द, जी भी मचलाता है। अब हमें अगले सीन में 2 रानियां दिखाई जाती हैं। एक होती है लेडी योको और एक लेडी ली हुआ। अब लेडी ली हुआ लेडी योको को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो उनके बेटे को बद्दुआ दे रही है जिससे कि वो बीमार हो गया है। पर योको अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उनकी भी तो बेटी बीमार है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है। यहाँ माओ माओ तो बस वेद को देखकर हैरान होती है कि कैसा वेद है, इसे कैसे नहीं पता चला इतने सालों में कि बीमारी का कारण क्या हो सकता है। यहाँ माओ माओ को समझ भी आ जाता है कि कारण है क्या और वहाँ से जाने लगती है और बस कुछ लिखने के लिए ढूंढती रहती है। यहाँ एक रानी जा रही होती है, वहाँ उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता दिखाई पड़ता है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देती। वो अपने हाथ से उसे नीचे फेंक देती हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेडी ली हुआ बहुत तेज रो रही होती है क्योंकि अपने बच्चे को इस तरह बीमार देखकर वह बहुत दुखी होती है। अगले सीन में हमें जिनसी को आते हुए दिखाया जाता है। वह लेडी योको के कमरे में जाता है। हमें वही फूलों का गुलदस्ता दिखाया जाता है जिसे बांधा गया था एक कपड़े के नोट के साथ, जिसमें लिखा था सफेद पाउडर, यानी मेकअप में यूज होने वाला पाउडर, उसे छूना मत,
वो जहर है। अब लेडी योगो को समझ तो नहीं आता, पर वो पाउडर को यूज करना कम कर देती है। जैसे ही वो बंद कर देती है, बेटी की तबीयत ठीक होने लगती है। अब लेडी योगो का तो ये सवाल था कि इतने सालों में इतने बच्चों की जान गई, कोई वेद कुछ नहीं कर पाया, पर ये कौन है जिसने इतनी आसानी से इस चीज का हल निकाल दिया। यहाँ जेंसी भी कंफ्यूज हो जाता है कि यह काम किसका होगा, तो उसे लगता है कि वो पता कर लेगा और कहता है कि वो इस नोट को अपने साथ ले जा रहा है अभी के लिए। अब हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ माओ और वह छोटी बच्ची दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सर्वेंट आ जाता है, सभी लड़कियों को एक जगह आने के लिए बोलता है। यहाँ माओ सोचती है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि सबको जेंसी के पास बुलाया जाता है। फिर हमें माओ के स्कर्ट दिखाया जाता है जो कि ऊपर से सिला हुआ था। जैसे कि जेंसी आता है, सभी लड़कियां जेंसी को ही देखती रहती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। पर जेंसी की नजर सीधे माओ की स्कर्ट पर जाती है जो कि सिला हुआ था। वहाँ आते ही जेंसी कहता है, मेरा नाम जेंसी है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। इतना बोलते ही वह वो नोट दिखाता है जिसमें कि पाउडर के बारे में लिखा गया था। पर बाकी लड़कियों का तो नजर ही नहीं हट रहा था जेंसी से। पर हमारी माओ यहाँ डर जाती है। यहाँ जेंसी सोचता है कि वह डर क्यों गई। अब जेंसी ने सबको जाने के लिए कह दिया था, पर उसने माओ को रोक लेता है और उससे साथ चलने को कहता है। अब हमारी माओ यहाँ सोच में पड़ जाती है कि उसे कौन सी सजा मिलने वाली है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं नहीं हो सकती हूँ वो। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में लेडी गोको को, जो कि अपनी बेटी के साथ दिखती है और वो माओ को शुक्रिया कह रही होती है उसकी मदद के लिए। पर माओ पहले इनकार करती है और कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। पर जेंसी यहाँ उसकी सारी पोले खोलकर कहता है कि यह कपड़ा का टुकड़ा तुम्हारे ही स्कर्ट का है, इसलिए तो वहाँ सिला हुआ है तुम्हारे स्कर्ट पे, और ये करते हुए तुम्हें धोबी ने भी देख लिया था। अब तो कोई चारा नहीं है। तो एक माओ अब सारी चीजों को मान लेती है और कहती है कि आप जो भी सजा देंगे उसे मंजूर होगा। पर मन ही मन वो डरी भी होती है। तो लेडी गोगो कहती है कि हमें वो पाउडर खूबसूरत बनाने के लिए लगाते हैं, और एक डॉक्टर ने कहा था कि वह अगर मैं अपने बच्चे पे भी लगाऊंगी तो मेरे बच्चे की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। पर हमें क्या पता था कि यही पाउडर हमारे सारे बच्चों का जान ले रहा था। यहाँ जिंसी भी माफी मांगते हुए कहता है कि एक मैनेजर होने के बावजूद भी मैं यह नहीं पता कर पाया, पर फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ माओ थोड़ी सी हैरान होती है, पर लेडी गोको उससे कहती है कि आज से वो यही रहेगी और उन्हीं का काम काज संभालेगी। बस इतना कहकर मामा वहाँ से चली जाती है। वो खुश होती है, क्या वो उदास होती है, कहना मुश्किल है थोड़ा सा। पर अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है एक आर्मी बेस कैंप का, जहाँ पर सारे सोल्जर्स मिलकर खाना खा रहे होते हैं। एक आदमी में जैसे ही खाना खाया वह तुरंत वहीं पर गिर जाता है। हमें पता चलता है कि वो सोल्जर का डेथ हो चुका है। अब अगली कौन सी मिस्ट्री है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, तो आप साथ बने रहिएगा।